हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड रियल स्टोरी बेस्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है द गर्ल इन द गराज, द लॉरा कावन स्टोरी। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है, तो पहले हम इस फिल्म के प्लॉट लाइन को जानेंगे और उसके बाद बात करेंगे रियल इंसिडेंट की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1985 में एक यंग लड़की लॉरा को दिखाते हुए, जिसने रिसेंटली ओहायो से कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में शिफ्ट किया था, अपने पूरे परिवार से दूर एक कंप्लीटली अननोन शहर में। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था यह शहर उसकी जिंदगी बदल देगा। इनिशियली उसका यह सपना पूरा होते हुए भी दिखता है। शिफ्टिंग के कुछ दिनों के अंदर ही उसके साथ मुलाकात होती है शब्बास नाम के एक आदमी की, जो कि एक सोशल वर्कर था। अपने फ्री टाइम में कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता था वो। अ ट्रू गॉड बिलीवर, दूसरों की मदद करने वाला बंदा, नेक दिल इंसान, जो पैसों के मामले में ज्यादा रिच तो नहीं था, लेकिन काबिल जरूर था। लॉरा को उसकी अच्छाई भा गई थी। दोनों को प्यार में पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। दोनों ही सिमिलर माइंडेड थे, तो उनका बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग था। दोनों एक साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ साल बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं और ऐसे ही देखते देखते 9 साल बीत जाते हैं। उनके 2 बच्चे भी होते हैं इसी बीच, जिनका नाम वो रखते हैं अहमद एंड मरियम। हम देखते हैं अभी उनका अपना एक बुक स्टोर है, जो कि काफी सक्सेसफुल है। हर रोज कई लोग आते हैं वहाँ, जिन्हें लॉरा और शब्बास दोनों मिलकर संभालते हैं। उनका यह बुक स्टोर सिर्फ कोई दुकान नहीं है, बल्कि उनके कम्युनिटी के लिए एक सोशलाइजिंग स्पॉट भी बन चुका है, एग्जैक्टली जैसे शब्बास ने चाहा था। पैसों के साथ साथ उनका घर खुशियां और सुकून से भी भरा हुआ था। ओवरऑल काफी अच्छी चल रही थी उनकी जिंदगी। दोनों खुश थे और एक दूसरे के प्यार में पागल भी। लॉरा हर दिन ऊपर वाले का शुक्राना करती थी, उसे एक इतना अच्छा पति और एक इतनी खुशहाल जिंदगी देने के लिए। शब्बास भी उसके प्रति इक्वली डिवोटेड था। हर दिन हर पल वो बस यही सोचता रहता था कि कैसे और तरक्की किया जाए, जिससे अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के साथ साथ वो अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाए। इसी कोशिश में शब्बास ने एक स्टोरेज फैसिलिटी में भी इन्वेस्ट किया था, जहां से इनिशियली उसे मोटे रकम की प्रॉफिट भी हो रही थी। लेकिन उसका एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि वो लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था, सबको अपना मान लेता था। उसे लगता था उसकी कम्युनिटी कभी उसे धोखा नहीं देगी, मगर ये उसकी गलत फहमी थी, जिसका नतीजा उसे ही भुगतना पड़ता है। 1995 की एक सुबह जब वो स्टोर के बाहर बुक्स अरेंज कर रहा था, तो अचानक ही पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। लॉरा को उसके पास तक जाने नहीं दिया जाता। सिर्फ एक ऑफिसर से पता चलता है कि शब्बास को इलीगल फायरआर्म ट्रैफिकिंग के जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। अगर उसे छुड़वाना है तो लॉरा को जल्द से जल्द किसी लॉयर को अपॉइंट करना होगा। लॉरा वैसा करती भी है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि शब्बास के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दिया था। उस स्टोरेज फैसिलिटी में भले ही पैसा दोनों का था, लेकिन उसे मैनेज करने की खुली छूट उस आदमी को दे रखा था शब्बास ने, जिसका उसने गलत फायदा उठाया। कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लालच में शब्बास के नाम पे उसी के यूनिट में इलीगल फायरआर्म्स स्टोर करने लगा वो आदमी। शब्बास को कभी शक तक नहीं हुआ और उसका यही ब्लाइंड ट्रस्ट उसे ले डूबा। पूरे 5 साल का जेल हो गया उसे। शब्बास ने तो इसे अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लिया था, मगर इसके बाद लॉरा के लिए जिंदगी एक जंग बन चुकी थी। बिजनेस चलाना मुश्किल हो चुका था। भारी डिस्काउंट देने के बावजूद एक भी किताब बिक नहीं रही थी दुकान से। जो लोग हर रोज उनके दुकान पे आके घंटों बिताते थे, आज वही लोग इग्नोर कर रहे थे उन्हें। सभी को लग रहा था शब्बास एक क्रिमिनल है। उसके इतने सालों की मेहनत, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कुछ भी याद नहीं रखा किसी ने। ऐसे में लॉरा फैसला कर लेती है कि वो ये दुकान बेच देगी और फिर से कोई जॉब ढूंढ लेगी। ओहायो वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। वो फिर से किसी स्क्रूटिनी से गुजर नहीं सकती थी, स्पेशली अपने ही परिवार के सवालों का सामना करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी उसमें। ऊपर से वो नहीं चाहती थी इस सब के चक्कर में उसके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाए। ऑलरेडी काफी कुछ देख चुका था उन लोगों ने। इस कम्युनिटी ने तो बस एक ही दिन में पराया कर दिया था उन्हें। तो आने वाले 5 साल कैसे कटेंगे, वही टेंशन खाई जा रही थी लॉरा को। ऐसे में एक दिन उनके दुकान पर एक आदमी आता है, मूसा मोहम्मद नाम से। खुद को शब्बास का दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है शब्बास ने इस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, तो आज वो भी उसके परिवार की मदद करना चाहता है।
उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है लौरा को। आफ्टर ऑल कोई तो आगे आया, किसी ने तो शब्बास के एफर्ट्स को याद रखा। लौरा को तसल्ली मिलती है ये सोचकर कि शब्बास कंप्लीटली गलत नहीं था। इस कम्युनिटी में सभी बेईमान नहीं हैं। मोहम्मद की सोच, उसकी बातें भी बिल्कुल शब्बास की तरह ही थी। रिलीजियस, कम्युनिटी माइंडेड एंड अ ट्रू जेंटलमैन। शब्बास से हाईली इंस्पायर्ड था वो, और जेल में भी रेगुलरली उससे मिलने जाता था। तो जब उसे पता चला लौरा के पास बस 1 महीने का वक्त है, उसके बाद उसे ये घर, बुक स्टोर सब छोड़ देना होगा, तब वो खुद से ही उसे एक ऑफर देता है, उनके साथ उनके घर जाने का ऑफर। एटलीस्ट जब तक लौरा को कोई जॉब न मिल जाए और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए वो फिर से तैयार ना हो जाए तब तक। मूसा खुद भी एक परिवार वाला आदमी था। बीवी और 7 बच्चे थे उसके घर में, तो लौरा को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले कुछ हफ्तों में उसने जिस तरीके से लौरा की मदद करी थी सब कुछ समेटने में, उससे लौरा इतना तो समझ चुकी थी कि ये आदमी भरोसा करने लायक है। बिसाइड्स, मुसीबत के वक्त ही तो कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के काम आते हैं। शब्बास ने भी कई लोगों की मदद करी थी, तो शायद अब उसी का फल मिल रहा है उन्हें। यही सब सोचकर लौरा एक दिन अपना सारा सामान पैक करती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर मूसा के साथ उसके घर में जाकर उठती है, जो कि एक कंप्लीटली आउटस्कर्ट एरिया में था। घर में कदम रखते ही जो सबसे पहले लौरा को हिट करता है वो है एक सेंस ऑफ एक्सट्रीम डिसिप्लिन। सारे बच्चे मूसा को बहुत ही ज्यादा मानते थे और उसके कहे गए हर एक शब्द को बिना किसी सवाल फॉलो भी करते थे। इनिशियली लौरा को बहुत अच्छा लगता है ये माहौल, मगर कुछ दिनों के अंदर ही वो रियलाइज करती है ये असल में डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल है। मूसा अपने घर को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में रखता है, इवन अपने पत्नी को भी। ये घर असल में कोई घर नहीं था, एक कैद खाना था। उसके मर्जी के बिना कोई एक शब्द भी बोल नहीं सकता था। उसके 7 बच्चे होम स्कूल्ड थे और लौरा के बच्चों को भी उसने ऑलरेडी एनरोल्ड कर दिया था। स्टार्टिंग में तो लौरा को लगा शायद यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए मूसा ने ऐसा डिसीजन लिया होगा। बट धीरे धीरे और भी चीजें उसे नजर आने लगे। जैसे एक दिन जब मूसा और उसकी वाइफ मारवा घर में नहीं थे, सारे बच्चे बोर हो रहे थे, तो वो सभी को लेकर घर के सामने वाले यार्ड में जाकर खेलने लगती है। सारे बच्चे बहुत एंजॉय भी कर रहे थे, मगर अचानक ही वहाँ मूसा आ जाता है और सभी को डांटने लगता है। जबकि लौरा उससे कहती भी है कि उनके स्टडीज और प्रेयर दोनों ही खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो सबको बाहर लेकर आई है। मगर मूसा डायरेक्टली उससे कह देता है उसके मामलों में दखल अंदाज ना करने के लिए। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद उसके बच्चे ऐसे फालतू कामों में वक्त जाया करे। अब ये बात बहुत बुरा लगता है लौरा को। वो डिसाइड कर लेती है कि वो आगे से उसके किसी भी मामले में नहीं पड़ेगी। वो लोग यहाँ बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो उन्हें क्या जरूरत इतना सोचने की। मगर फिर भी सोचना तो उसे पड़ता है, घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। उस घर में हमेशा ही अंधेरा छाया रहता था, बहुत ही कम लाइट्स जलते थे और हर दम एक सन्नाटा मंडराता रहता था। लगता ही नहीं था यहाँ इतने सारे बच्चे रहते हैं। ऊपर से एक दिन लौरा नोटिस करती है मूसा अपने एक बेटी को खाना नहीं दे रहा, क्योंकि उसने उसे फ्लोर मॉप करने के लिए कहा था जो उसने पूरा नहीं किया था। उल्टा मूसा उसे सजा देता है लिविंग रूम के एक कॉर्नर में जाके खड़े रहने की। जब तक वो ना कहे उसे हिलने की परमिशन भी नहीं थी। बेचारी बच्ची देर रात तक वही खड़े खड़े थक चुकी थी, भूख और ठंड से कांप रही थी बेचारी, अंधेरे में बैठे बैठे रो रही थी। बाकी सब तो कब के सो चुके थे। एक्चुअली बाकी सब मूसा के ऐसे बर्ताव से यूज्ड टू जो थे, मगर लौरा वो ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। वो चोरी छुपे उसे अपना स्वेटर दे आती है और कुछ खाने का सामान ढूंढने किचन में भी जाती है, मगर वहां जाकर उसे पता चलता है मूसा ने हर जगह ताला लगा रखा है ताकि कोई उसके एब्सेंस में खाना न चुरा पाए। अगले दिन जब लौरा मारवा के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती है तो उसे पता चलता है ये लोग फूड स्टैम्प्स पर शॉपिंग करते हैं। इससे लौरा को लगता है कि शायद इसीलिए मूसा इतना स्ट्रिक्ट है, मे बी उनके पास ज्यादा नहीं है इसलिए। तो उसी शाम वो मूसा से कहती है उसे जॉब करना है, ऑलरेडी बहुत दिन हो चुका है, वो देर करना नहीं चाहती। जो भी इनकम होगा उससे वो इस घर में भी कंट्रीब्यूट कर पाएगी। उसे लगा था मूसा उसे सपोर्ट करेगा, मगर उल्टा वो तो उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि अगर उससे कुछ होता तो वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को ही कंटिन्यू रख पाती। कुछ नहीं होगा उससे, खाना तो मिल रहा है ना, तो बेकार में घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। मूसा कुछ इस अंदाज से इन बातों को कह रहा था कि लौरा की तो हिम्मत ही टूट जाती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाती कि मूसा असल में उसे भी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है।
इसके ठीक कुछ दिन बाद एक और कांड होता है। लौरा उनके नेक्स्ट डोर नेबर से बात कर रही थी और उसके बच्चे सब एक साथ खेल रहे थे। मूसा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो छुपकर उन्हें देखने लगता है और उनकी बातें सुनने लगता है। फिर लौरा से भी कह देता है कि वो लोग आसपास के लोगों से ऐसे बात नहीं करती, यहाँ पर लोग ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, अब इसका क्या मतलब? लौरा को तो उस लेडी में कोई खराबी नजर नहीं आई। यहाँ पर खराबी थी तो बस मूसा में, वो आदमी ही अजीब था। धीरे धीरे लौरा रियलाइज करने लगी थी कि मूसा उसके हस्बैंड की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस घर में आने से पहले जो कुछ भी उसने कहा था वो सब झूठ था, उसका दिखावा था। एक एक करके उसके बारे में सारे मिसकंसेप्शंस ही गायब होने लगे थे लौरा के दिमाग से और उसका असली रूप दिखना शुरू हो चुका था। इनफैक्ट कुछ इंसिडेंट्स में तो मूसा का बर्ताव किसी लूनाटिक से कम नहीं था। जैसे एक दिन जब लौरा अपने बच्चों को खाना दे रही थी तो मूसा के साथ बच्चे भी आकर उससे खाना मांगते हैं, जिस पर लौरा मना नहीं कर पाती। उसने 3 लोगों का खाना बनाया था तो उसी से सभी शेयर करके खाते हैं। खाना जरूर कम था मगर सभी एक साथ बैठ के हंसी मजाक करते हुए खाने का एक्सपीरियंस उनके लिए बिल्कुल नया था। वो लोग शायद लाइफ में पहली बार एक नॉर्मल फैमिली की तरह फील कर रहे थे, तो नेचुरली सभी एंजॉय भी कर रहे थे बहुत ज्यादा। मगर मूसा के आते ही सभी के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि उन्हें शायद पता था अब क्या होने वाला है। मूसा एक एक करके सबके सामने से उनका प्लेट छीन कर जमीन पर पटक देता है और कहता है उनकी हिम्मत कैसी उसके खिलाफ जाने की। आज उनका फास्टिंग था तो वो लोग इतने ग्रीडी कैसे बन गए? मूसा का एक तरीका था हर बात को रिलीजियस वे में प्रेजेंट करने का। वो सारी चीजों को गॉड से कनेक्ट करता था, पाप और पुण्य से जज करता था। उन छोटे छोटे बच्चों से फोर्सफुली फास्टिंग करवाता था वो, ये कहकर कि यही सही रास्ता है सेल्फ कंट्रोल सीखने का और खुद को प्यूरिफाई करने का। मगर खुद दिन में 4 बार खाना खाने में कोई मना नहीं था उसका। लौरा ने जब प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी तो मूसा और नाराज हो गया और सबके सामने उसे पापी बुलाने लगा। एक्चुअली उसे पसंद नहीं था कोई उसके साथ ऊंची आवाज में बात करे। अपने नजरों में वो इस परिवार का गॉड जो था, उनका प्रोवाइडर, तो उसके ऑथोरिटी पर कोई सवाल उठाए ये वो कैसे मान ले? अपने परिवार को तो उसने भगवान के नाम पे डरा के धमका के किसी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। बच्चों के साथ साथ मारवा के दिल और दिमाग में भी ये एस्टेब्लिश कर चुका था कि वो एक गॉड सेंट प्रीचर है। उसके मुंह से खुद भगवान बात करते हैं। सबका उसने इतने अच्छे से ब्रेन वॉश करके रखा था कि सभी इस बात को 100% सच भी मानते थे। एक्चुअली उसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी, थोड़ा अब्यूज के डर से तो थोड़ा पाप के डर से। रैशनली कुछ सोचने या समझने की हालत में ही नहीं थे वो। मगर लौरा ऐसी नहीं थी, उसे मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था मूसा के लिए। उल्टा लौरा अगले दिन मारवा से बात करती है और उससे पूछती है कि वो ऐसे आदमी के साथ कैसे रह पाती है। उसे लगा था मारवा भी जरूर उससे परेशान होगी, मगर वो तो उल्टा अपने पति को ही सपोर्ट करने लगती है, उसके करतूतों को जस्टिफाई करती है ये कहकर कि मूसा जो भी करते हैं वो भगवान की मर्जी से ही करते हैं। लौरा तो लिटरली हैरान हो चुकी थी उसके बातों से। उसे समझ आ चुका था उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है यहाँ पर आकर। अब उसे क्या करना है उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। तो वो शब्बाज से जाके मिलने की डिसाइड करती है, क्योंकि ऐसे में सिर्फ वो ही उसे सही रास्ता दिखा सकते थे। लेकिन जिस दिन वो जाने वाली थी उस दिन सुबह मूसा आकर उससे कहता है कि वो कुछ दिन पहले शब्बाज से मिलने गए थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता उसके बच्चे उसे उस हालत में देखे। इनफैक्ट वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता। उसी ने मूसा से कहा है उसके परिवार का ख्याल रखने के लिए जो मूसा अभी कर रहा है वो लौरा और उसके बच्चों का पूरा ध्यान रखेगा, तो लौरा को भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो लौरा से उसके सारे पैसे मांग लेते हैं, मतलब जो कुछ भी उसके पास बचा कुचा था। और इसके ठीक बाद ही सिचुएशन और खराब होने लगता है। एक दिन देर रात लौरा को सुनाई देती है मूसा अपने बच्चों से पूरे घर को क्लीन करवा रहा है, लिटरली धमका रहा है उन्हें कि अगर एक भी कोना छूट गया तो उनकी खैर नहीं। अब बच्चों को भी पता था इनका मतलब। उन्हें पता था अगर उन लोगों ने काम पूरा नहीं किया तो या तो उन्हें कल खाना नहीं मिलेगा या फिर पूरे 1 हफ्ते बाहर ठंड में सोना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए सभी चुपचाप मूसा की बातों को मान लेते हैं। बेचारे बच्चे नींद में ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा था। भला ये किस तरह की डिसिप्लिन है?
लौरा अगले दिन ही इस बारे में मूसा से बात करने जाती है, मगर जवाब में मूसा कुछ ऐसा कह देता है जिससे खुद लौरा हैरान हो जाती है। मूसा कहता है उसके डिसिप्लिन ही उसके बच्चों को स्ट्रांग बना रहा है। लौरा की परवरिश इजी रही, इसीलिए अभी वो अपने लाइफ के हार्डशिप को हैंडल नहीं कर पा रही है और इसीलिए गॉड ने उससे सब कुछ छीन लिया है। ये गॉड का तरीका है उसे प्यूरिफाई करने का, और गॉड ने ही उसे यहाँ पर भेजा है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि मूसा उनके लाइफ को रिबिल्ड कर सके। उसके बच्चों में किसी तरह का कोई रेजिलियंस नहीं है, ना डिसिप्लिन है और ना ही विजिलेंस है, कुछ भी नहीं है। उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की सख्त जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ मूसा ही उन्हें दे सकते हैं। गॉड भी यही चाहते हैं, तभी तो वो लोग उसके पनाह में आए हैं। मूसा कुछ इस अंदाज से इन बातों को कह रहा था जिससे लग रहा था कि वो सच में कोई प्रॉफिट हो। उसके पत्नी, उसके बच्चे उसके इसी झांसे में आ जाते थे, मगर लौरा उसका असली चेहरा देख चुकी थी, तो वो क्लियरली उसे उसके बच्चों से दूर रहने के लिए कह देती है। मगर मूसा कहता है कि अगर उसके घर में रहना है तो उन्हें सरेंडर करना ही होगा, जिसके जवाब में लौरा कहती है तो वो यहाँ नहीं रहेगी। पर यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? उसके पास तो ना पैसा था और ना ही जाने की कोई जगह। फाइनली लौरा को मूसा का गेम समझ आ चुका था। वो इस तरह से सबको घर में कैद रखता था, लेकिन फिर भी लौरा हार नहीं मानती। अपने बच्चों के खातिर जितना हो सके वो प्रोटेस्ट करती है, मगर हद तब हो जाती है जब एक दिन एक पोटैटो चिप्स के पैकेट को लेकर मूसा उसके बेटे को लाठी से मारने जाता है। लौरा रुकने जाती है तो वो वार उस पर पड़ता है। सबके सामने उसे मारता है मूसा और क्लियरली वार्न भी करता है कि उसके मामले में पड़ेगी तो नतीजा यही होगा। उस रात लौरा समझ जाती है मामला हाथ से निकलने लगा है। ये आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके बच्चे सेफ नहीं है यहाँ। तो एक रात वो चुपके से अपने घर में कॉल करने की कोशिश करती है अपनी दीदी को, मगर अहम वक्त पर मूसा को पता लग जाता है तो वो कुछ कह नहीं पाती। और इस हादसे के बाद तो सिचुएशन तेजी से बिगड़ने लग जाता है। मूसा हर पल नजर रखने लगता है उस पर। घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था, किसी से बात करना अलाउ नहीं था। रात में उनके रूम को लॉक कर दिया जाता था। लौरा ने गलती से भी कभी कोई सवाल उठा लिया तो बदले में मार पड़ती थी। उसे धमकाया जाता था कि अगर उसने घर से भागने की कोशिश करी तो उसकी कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। ऐसे में लौरा और क्या ही कर सकती थी। किसी से मदद मांगने की ऑप्शन नहीं थी, किसी को लेटर लिखने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे पोस्ट करने के लिए उसे पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता, और कॉल करने का ऑप्शन तो मूसा ने पहले ही खत्म कर दिया था। उसे उसकी डायरी और पेन छीन लिया गया था, जिससे खुद को एक्सप्रेस करने का लास्ट रिजॉर्ट तक खो चुकी थी लौरा। हर वक्त हर पल डर के साए में जी रही थी वो। उससे उसके आज़ादी के साथ साथ उसका वजूद भी छीन चुका था। लौरा समझ नहीं पा रही थी आखिर इससे मूसा को क्या मिल रहा है, क्यों कर रहा है वो ये सब। फाइनली एक दिन उसे इसका भी जवाब मिल जाता है जब एक रात मूसा उसके कमरे में घुसकर उससे जबरदस्ती करता है। एक्चुअली मूसा किसी भी तरह से लौरा का गुरूर तोड़ना चाहता था। बाकी सब कुछ तो छीन चुका था उससे, रह गया था सिर्फ उसका शरीर। अभी उस पर भी कब्जा कर लिया था मूसा ने, और उसके मुताबिक यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो खुद को लौरा का हस्बैंड क्लेम करता है और लौरा से कहता है आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद शब्बास और उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस पर दाग लग चुका है। इस घर के अलावा उसके पास जाने की और कोई जगह नहीं रही। मूसा ही अब उसका सब कुछ है, ये उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये सब कहकर मूसा असल में लौरा के स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे औरतों का ज्यादा बोलना, हर मामलों में टांग अड़ाना ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता था औरतों का काम है घर संभालना और बच्चे पैदा करना। वही वो अपने बीवी मारवा से एक्सपेक्ट करता था और लौरा से भी। मगर इतना कुछ करके भी वो लौरा को तोड़ नहीं पाता। इवन जब 9 महीने बाद लौरा की डिलीवरी का वक्त आता है और मूसा कहता है घर में ही बच्चे की डिलीवरी करने के लिए, तब लौरा खुद जिद पकड़ के हॉस्पिटल में एडमिट होती है। मगर वहाँ मूसा उसके साथ 24/7 रुकता है और 2 दिन के अंदर ही उसे घर वापस भी लेकर आता है। लौरा को कोई मौका ही नहीं मिलता किसी से मदद मांगने का। उधर घर लौटने के कुछ दिन बाद एक हादसा होता है। लौरा नोटिस करती है मूसा बच्चों के बीच राइवलरी क्रिएट कर रहा है। अपने बच्चों को सिखा रहा है कि लौरा के बच्चे मतलब अहमद और मरियम उनसे अलग है, उनके जैसा नहीं है वो। लौरा को ये बात बहुत खटकती है तो वो आवाज उठाती है, ये जानती हुए भी कि उसे मार पड़ेगी। मगर इस बार मूसा उसे मारता नहीं बल्कि उससे भी भयानक कुछ करता है। उसे सबक सिखाने के लिए 1998 के एक रात उससे उसकी छोटी बेटी को छीन लेता है, फिर उसे धकेल देता है गैराज में, जो एक्चुअल में स्टोर रूम की तरह यूज होता था। एक बहुत ही डार्क, कोल्ड एंड क्रैम्प्ड स्पेस, हर तरफ टूटे फूटे सामानों से भरा।
उस रात से शुरू होती है लौरा की असली लड़ाई जिंदा रहने की। उस रात लौरा ने पुराने सामान में से ढूंढकर एक इमरजेंसी लाइट का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन सोने के लिए उन्हें कार्डबोर्ड के अलावा और कुछ नहीं मिलता। बेचारे बच्चे ठंड में कांपते हुए रात गुजारते हैं और उसके बाद से यही उनकी किस्मत बन जाती है। ना उन्हें बाथरूम यूज करने दिया जाता था, ना ही कोई हीटर प्रोवाइड किया जाता था। खाने के नाम पे दिन में बस एक बार का खाना और थोड़ा सा पानी। मजबूरन वो लोग बकेट्स यूज करने लगे थे टॉयलेट और लैट्रिन के लिए। दोनों तरफ से डोर्स लॉक्ड रहते थे और उनके हजार चिल्लाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था। हफ्ते में एक बार मूसा खुद आकर शटर खोलता था और रात के अंधेरे में उन्हें बाहर लेकर जाता था ताकि उन्हें कुछ देर की फ्रेश एयर मिल सके और लौरा उन बकेट्स को खाली कर सके। गन पॉन्ड पे वो डिगिंग भी लौरा से ही करवाता था, वो सब डिस्पोज करने के लिए। मूसा उन्हें इतना कम खाना देता था, कभी कभी तो पूरा दिन भूखे पेटे रहना पड़ता था उन्हें। बच्चे बीमार पड़ने लगे थे, मोल्ड के कारण उनका स्किन कलर चेंज होने लगा था। लौरा पूरा दिन कितना ही क्यों ना कोशिश कर ले उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की, मगर वहां ज्यादा कुछ करने का नहीं था। दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहता था हर तरफ, और पूरा दिन उस अंधेरे में रहने के कारण बच्चे डिप्रेशन का शिकार होने लगे थे। लौरा खुद खाना ना खाकर भी उनकी भूख मिटा नहीं पा रही थी, ऊपर से मूसा का अब्यूज तो था ही। ऐसे माहौल में भी वो रेगुलरली लौरा का इस्तेमाल करता था अपना फिजिकल नीड पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये उसका हक था। लौरा प्रोटेस्ट करना छोड़ चुकी थी क्योंकि वो अपने बच्चों को और हानि पहुंचाना नहीं चाहती थी। मूसा जब भी आता था या तो उसके हाथ में गन होती थी या फिर चाकू। लौरा को उस पर यकीन नहीं था, मगर वो ये सब लिख कर रखती थी जरूर ताकि बाद में काम आ सके। उसे यकीन था एक दिन ना एक दिन वो यहाँ से जरूर निकलेगी और तब वो मूसा से अपने ऊपर हुए एक एक जुल्म का बदला लेगी। कोई भी पॉइंट मिस करना नहीं चाहती थी वो। मूसा ने उसकी डायरी तो फाड़ कर फेंक दिया था, लेकिन गैराज में मिले कुछ पेपर्स बिल के पीछे उसने लिखना शुरू कर दिया था। हर चीज का हिसाब रख रही थी वो। इसी बीच एक दिन मूसा लौरा को लेकर ग्रोसरी शॉपिंग पर जाता है क्योंकि मारवा बीमार पड़ चुकी थी। वहां लौरा कोशिश तो करती है आसपास के लोगों से अटेंशन पाने की, लेकिन सभी अपने आप में ही बिजी थे। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था कि वो कुछ इशारा कर पाए, और मूसा भी उसके पीछे पीछे ही घूम रहा था। एट लास्ट बाथरूम जाने के बहाने लौरा डस्टबिन से एक पेपर और पेन ढूंढ निकालती है और एक नोट लिखकर मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर उसका वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उस पेन में रिफिल ही नहीं था। ऐसे में लौरा समझ चुकी थी उसे और कुछ दिन वेट करना होगा, फिर से मौका जरूर आएगा। लेकिन तब तक वो चुप नहीं बैठती। उसे गैराज में एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जिसके अंदर एक एम्प्टी कैसेट भी था। उससे लौरा को एक प्लान सूझता है। वो उसमें मूसा की बातें रिकॉर्ड करने लगती है, और एक दिन जब वो आता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है तो लौरा इंटेंशनली उससे लड़ती है, जिससे मूसा के चाकू से उसका पैर कट जाता है। वो जोर शोर से चीखने लगती है, मूसा से कहती है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, नहीं तो वो मर जाएगी। मगर मूसा कोई भाव ही नहीं देता, चुपचाप वहां से निकल जाता है ये कहकर कि मरना है तो मरो। अब लौरा को भी पता था कि वो ऐसा ही कहेगा, मगर फिर भी उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे सबूत इकट्ठा करना था। मगर मेडिसिन ना मिलने के कारण अगले कुछ दिन उसका बहुत ब्लीडिंग होता है, जिससे उसकी तबीयत सच में बिगड़ जाती है। उसे तो डर लगने लगता है कि कहीं वो सच में ना मर जाए, मगर वो जिंदा रहती है। उसका विल पावर उसे हार मानने नहीं देता। इसके बाद देखते देखते और कुछ दिन बीत जाता है और 4th मंथ के करीब एक रात लौरा को रियलाइज होता है मूसा ने कहीं से एक और औरत को पकड़ के लाया है। पास वाले एडिशनल गैराज में बंदी बनाया है उसके और उसके बच्चे को। लौरा उसे हौसला तो देती है हिम्मत रखने की, मगर उसे खुद भी पता नहीं था कि कब इस दहशत का अंत होगा। वो खुद भी तो जूझ रही थी इससे, लेकिन और ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ता। उसे तुरंत ही एक दूसरा मौका मिलता है। एक्चुअली मूसा ने उसको और लौरा के बच्चे के नाम पर एक फूड स्टैम्प इशू किया था, जिसे कलेक्ट करने लौरा को खुद पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता। ये घर बैठे नहीं हो सकता था, तो मूसा भी मजबूर था। लौरा ठीक इसी बात का फायदा उठाती है। 1999 की सुबह जब मूसा उसे वहां ले जाता है तो लौरा अपने साथ वो सारे कागज ले जाती है जिस पर वो हर रोज अपने कंडीशन के बारे में लिखती रहती थी। साथ में एक छोटा सा नोट भी, जिसमें उसने ये लिखा था कि मैं लौरा कावन हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को इस आदमी ने गैराज में कैद करके रखा है, प्लीज मदद करिए। जब वो लोग पोस्ट ऑफिस जा पहुंचते हैं, मूसा को वहां अपना एक दोस्त मिल जाता है जो उसे बातों में उलझा देता है। उधर मूसा लौरा को ज्यादा देर तक बाहर रखना नहीं चाहता था, इसलिए वो लौरा को अकेले ही साइन करने भेज देता है और खुद पीछे से उस पर नजर रखने लगता है।
उनके बीच बस कुछ ही कदम की दूरी थी, मगर लॉरा इसी मौके का फायदा उठाती है और वहां पर जो एजेंट खड़ी थी उसे अपनी लेटर्स दे देती है, जिसे पढ़कर पहले तो वो एजेंट काफी घबरा जाती है, लेकिन वो मूसा को कुछ समझने नहीं देती, बस लॉरा की तरफ देखकर स्लाइटली नोट करती, जिससे लॉरा को अश्योरेंस मिल जाता है। मगर वो ज्यादा उम्मीद करना नहीं चाहती थी, इसीलिए बच्चों से भी कुछ नहीं कहती। मगर शाम होते ही 2 ऑफिसर्स उनके घर आते हैं और लॉरा को अलग ले जाकर वो उन लेटर्स को दिखाते हैं, जिसमें लॉरा एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही इन्हें लिखा है। इससे मूसा अलर्ट हो जाता है, दरवाजा लॉक करके लॉरा के बच्चों को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, जिससे लॉरा को मैनिपुलेट कर पाए। मगर ऑफिसर्स उससे पहले ही उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग लॉरा और उसके बच्चों को तो रेस्क्यू करते ही है, साथ में पास वाले सेक्शन में मौजूद औरत और उसके बेटे और मारवा और उसके साथ बच्चों को भी। लॉरा की एक कोशिश ने आखिरकार सब कुछ जंजीर से आजाद कर दिया था। ऑलरेडी 5 साल बीत चुके थे, तो शब्बास भी जेल से आजाद हो चुका था। वो अपने दोनों बच्चों के साथ साथ मूसा की बेटी को भी एक्सेप्ट कर लेता है और वो लोग फिर से एक बार एक सुखी परिवार बन जाते हैं। मगर लॉरा की किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती। जेल से रिहा होने के 1 महीने बाद ही हार्ट अटैक में शब्बास की मौत हो जाती है। लॉरा इस बार और कोई रिस्क नहीं लेती। वो ओहायो लौट जाती है अपने परिवार के पास, अपने और अपने बच्चों की एक प्रॉपर फ्यूचर सिक्योर करने। द एंड। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के पीछे छुपे रियल स्टोरी के बारे में, विद प्रॉपर फैक्ट्स, नेम्स एंड प्रॉपर टाइमलाइन। दोस्तों, लॉरा कॉवन ओरिजिनली क्लीवलैंड ओहायो से थी। 1985 में वो कैलिफोर्निया चली आई। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई और 1991 में दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा अहमद और बेटी मरियम। लॉरा और उसका हस्बैंड एक बुक स्टोर और रेस्टोरेंट ऑपरेट करते थे। उनकी जिंदगी फाइनेंशियली स्टेबल थी, लेकिन तब सब कुछ बदल गया जब 1995 के आसपास लॉरा के हस्बैंड को इलीगल फायरआर्म्स ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट करके 5 ईयर फेडरल प्रिजन सेंटेंस में डाल दी गई। रेस्टोरेंट भी बंद पड़ गया। लॉरा सडनली तो छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई, फाइनेंशियली वल्नरेबल हो गई। उस समय अहमद लगभग 3 साल का था और मरियम अप्रोक्सीमेटली 7 महीने की थी। ठीक एक ऐसे वल्नरेबल सिचुएशन में लॉरा के लाइफ में एंट्री हुआ मानसा मूसा मोहम्मद का। मूसा लॉरा के हस्बैंड को मॉस्क के थ्रू जानता था। उसने लॉरा को ऑफर दिया कि जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाती तब तक वो अपने बच्चों के साथ उसके घर में रह सकती है। मोहम्मद का ओरिजिनल नाम रिचर्ड बोडी था। उसने इस्लाम अडॉप्ट करने के बाद अपना नाम चेंज कर लिया था। वो ऑलरेडी मारवा बर्फील्ड नाम की एक वुमन से मैरिड था और उसके बहुत सारे बच्चे भी थे। डिफरेंट सोर्सेज के मुताबिक उस वक्त उनके घर में अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 बच्चे मौजूद थे। बाहर से फैमिली डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड नजर आती थी, तो लॉरा को लगा कि उसके बच्चे को भी टेम्पररी एक सेफ एनवायरनमेंट मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगी। मूसा ने लॉरा को डायरेक्टली किडनैप नहीं किया था, उसने पहले डिपेंडेंसी क्रिएट करी। लॉरा के पास पैसा नहीं था, रहने के लिए दूसरी जगह नहीं थी और उसके बच्चे भी मूसा के कंट्रोल में थे। जब लॉरा घर छोड़ने की बात करती थी, मूसा कभी उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता था, कभी फ्यूचर इंप्रूव होने का प्रॉमिस करता था और कभी इनडायरेक्ट थ्रेट्स देता था। कुछ टाइम बाद मूसा ने लॉरा पर अपने सेकंड वाइफ बनने का प्रेशर डाला। ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज नहीं थी, ये मूसा के हाउस होल्ड के अंदर उसके खुद के बनाए हुए एक पॉलीगैमस अरेंजमेंट थी। लॉरा धीरे धीरे उसके कंप्लीट कंट्रोल में चली गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि लॉरा ही उसकी पहली या इकलौती विक्टिम थी। मोहम्मद का अब्यूज उससे पहले भी चल रहा था। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक मोहम्मद का अपने फर्स्ट वाइफ मारवा और बच्चों के साथ अब्यूसिव बिहेवियर लॉरा के उनके घर में आने से बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। वो बच्चों को कई घंटों तक या फिर कई दिनों तक खाना नहीं देता था। फ्रिज और किचन कैबिनेट्स पर हमेशा पैडलॉक्स लगाकर रखता था। खाना चुराने पर बच्चों को ब्रूटली पनिश करता था। एक दूसरे को मारने का ऑर्डर देता था। उन्हें घंटों तक कॉर्नर में खड़ा करके रखता था। बाथरूम यूज करने से रोकता था। बकेट्स और प्लास्टिक बैग्स को टॉयलेट की तरह यूज करवाता था और उन्हें स्कूल या आउटसाइड सोशलाइजेशन से दूर रखता था। मोहम्मद पर्टिकुलरली लॉरा के बेटे अहमद के साथ हॉस्टाइल था। अहमद बहुत छोटा था, तो उससे कभी कभी टॉयलेट एक्सीडेंट्स हो जाता था, जिसके बदले मोहम्मद उसे पनिशमेंट के रूप में घंटों तक कमरे के कॉर्नर में या फिर बकेट के अंदर खड़ा रखता था।
फेस पर पंच करता था, खाना नहीं देता था, बेल्ट बकल, पैडल और दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट करता था। जब लॉरा अहमद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी तो मोहम्मद उसे आइसोलेट करके रखता था या फिर फिजिकली अटैक करता था। वक्त के साथ साथ उसका वायलेंस और भी एस्केलेट होता गया। कोर्ट एविडेंस के मुताबिक उसने लॉरा को चोक किया, बूट से माथे पर किक किया, टेलीफोन और वीसीआर जैसे ऑब्जेक्ट से मारा, बालों से खींचकर जमीन पर गिराया और एक इंसिडेंट में तो उसने उसके पैर में नाइफ से स्टैब भी किया था। लॉरा ने अपने इंटरव्यूज में सेक्सुअल असॉल्ट और रेप भी डिस्क्राइब किया है, जिसके चलते कैप्टिविटी के दौरान ही उसने मोहम्मद की एक बेटी को भी जन्म दिया था, मगर उसे भी लॉरा से छीन लिया गया था। मोहम्मद अक्सर लॉरा के एक बच्चे को अपने साथ जरूर रखता था ताकि लॉरा भाग न सके। उसे धमकी दी जाती थी रेगुलरली कि अगर उसने भागने की कोशिश करी तो उस बच्चे को मारकर वो बैकयार्ड में दफन कर देगा। मोहम्मद का इनकम बहुत लो था और परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे गवर्नमेंट वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी और फूड असिस्टेंस बेनिफिट्स मिलता था। लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक उसके फैमिली को अप्रोक्सीमेटली $4,000 पर मंथ वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता था, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल मोहम्मद के हाथ में ही था, जिसके चलते खाना रहने के बावजूद वो कभी कभी किसी को खाने नहीं देता था। जीना हराम कर रखा था उसने सबका, जिसके कारण गराज कन्फाइनमेंट के शुरू होने से पहले ही लॉरा ने उस घर से भागने की कोशिश किया था। एक बार जब मोहम्मद उसे ग्रोसरी स्टोर ले गया था तब स्टोर के बाथरूम में लॉरा ने सीक्रेटली एक हेल्प नोट छोड़ दिया था, मगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। पता नहीं नोट किसी ने देखा या नहीं, अथॉरिटीज तक पहुंचा या नहीं, मगर इस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद ही मोहम्मद ने उसे और उसके 2 बच्चों को गराज में डाल दिया था। इसके बाद अक्टूबर 1998 में मोहम्मद ने अपनी पूरी फैमिली को कैलिफोर्निया के एक बहुत ही रूरल एरिया में एक 3 बेडरूम हाउस में शिफ्ट किया था। उसने अपनी पत्नियों से प्रॉमिस किया था कि वहां उन्हें बेडरूम्स मिलेंगे, बट रियलिटी में उसने 3 कार गराज को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया और वही उनके लिए बेडरूम्स बन गए। लॉरा, अहमद और मारियम 2 कार गराज सेक्शन में रहते थे और मोहम्मद की 3rd वाइफ एड्रियन और उसकी बेटी जेडा 1 कार सेक्शन में। गराज में ना कोई हीटर था, ना ही रनिंग वाटर और ना ही बाथरूम। प्रॉपर सैनिटेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। खाना लिमिटेड था या कभी कभी तो बिल्कुल मिलता ही नहीं था। नहाने की परमिशन भी बहुत रेयरली मिलती थी। गराज डोर्स और घर के अंदर जाने वाले डोर्स हमेशा ही लॉक्ड रहते थे, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक। हर 2 दिन में अप्रोक्सीमेटली एक बार उसे और अहमद को यूरिन के बकेट्स खाली करने के लिए बाहर निकाला जाता था। कभी कभी मोहम्मद लॉरा को टाउन में बिजनेस या फिर पेपर वर्क्स हैंडल करने के लिए लेकर जाता था, क्योंकि लॉरा क्लियरली कम्युनिकेट और फॉर्म्स कंप्लीट कर सकती थी। इसके अलावा लॉरा और एड्रियन घर या गैराज से सिर्फ तभी निकल सकते थे जब मोहम्मद उन्हें परमिशन दे, और वो उन्हें परमिशन तभी देता था जब सिर्फ कोई काम होता था। तो ऐसे एक दिन घर के पीछे वाले यार्ड में काम करते वक्त लॉरा ने एक पेपर पर हेल्प लिखकर उसे नेबर के यार्ड में फेंक दिया था। इसके कारण कुछ दिन बाद सोशल सर्विसेज की तरफ से कुछ लोग भी आए थे उनके घर, लेकिन मूसा ने अथॉरिटीज के सामने नॉर्मल फैमिली का अपीयरेंस क्रिएट करने में कामयाब हो गया था। इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हुआ, जिस वजह से अथॉरिटीज वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इससे लॉरा समझ गई थी कि ऐसे छोटे मोटे हेल्प नोट से काम नहीं बनेगा। उसने सीक्रेटली अब्यूज की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करनी शुरू करी और अवेलेबल पेपर पर डिटेल्ड लेटर्स भी लिखा। लेटर्स में उसने डिस्क्राइब किया कि गैराज की एग्जैक्ट कंडीशन कैसी है, वो लोग कैसे स्टर्वेशन और फिजिकल अब्यूज से गुजर रहे हैं, चिल्ड्रन की कंडीशन कितनी खराब है, डोर्स कैसे हमेशा लॉक्ड रहते हैं। साथ में अथॉरिटीज ने इमीडिएट रेस्क्यू की रिक्वेस्ट भी करी। लॉरा ने इन लेटर्स को अपने क्लोथ्स या अंडरवेयर के अंदर छुपा कर रखती थी। 1 अप्रैल 1999 को जब वो मोहम्मद के साथ पोस्ट ऑफिस जा पहुंची तो वहां एक अननोन मैन मोहम्मद से बात करने लगा, जिससे उसका अटेंशन टेम्पररी डाइवर्ट हो गया। लॉरा काउंटर पर पहुंची और अपने क्लोथ्स के अंदर से डिटेल्ड लेटर निकाल के चुपचाप वहां मौजूद पोस्टल क्लर्क को दे दिया। लॉरा ने ओपनली कोई बात नहीं करी थी। क्लर्क ने लेटर्स को एक्सेप्ट किया और लॉरा को साइलेंटली इंडिकेट किया कि उसने सिचुएशन समझ लिया है। मगर फिल्म के जैसे रियल लाइफ में इंस्टेंटली कुछ नहीं हुआ था, पूरे 5 दिन लग गए थे। फाइनली 6 अप्रैल 1999 की सुबह कुछ ऑफिसर्स मूसा के घर जा पहुंचे और लॉरा से मिलने की मांग करी। इससे मूसा अलर्ट हो गया और उसने लॉरा के बच्चों को अपने कब्जे में रख के उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि वो पुलिस से जाकर कहे कि सब नॉर्मल है। लेकिन लॉरा ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, तो उसने डेप्यूटी को आंखों से इशारा किया, जो वो फॉर्चुनेटली समझ गए।
तुरंत ही बैकअप बुलाया गया और पूरे प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट किया गया। उन्होंने देखा हर कमरे के दरवाजे या तो चेन्स या फिर पैडलॉक से सिक्योर थे या फिर नेल्स से शट किया गया था। गैराज में सॉल्ट डायपर्स के बैग्स मिले। मास्टर बेडरूम में नाइफ्स, सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन मिला। लिविंग रूम में वेरियस ऑब्जेक्ट्स मिले जिनसे अब्यूज किया जाता था। रेस्क्यू के बाद मई और जून 1999 में चाइल्ड अब्यूज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मोहम्मद के बच्चों को एग्जामिन किया, जिससे पता चला बच्चे अपने एज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट और अंडर हाइट है। कुछ विक्टिम्स टेक्निकली अडल्ट हो चुके थे, लेकिन सीवियर लॉन्ग टर्म डिप्राइवेशन के कारण उनका हाइट और वेट यंग चिल्ड्रन के लेवल का था। उनका एक कंडीशन सीवियर फिजिकल अब्यूज, क्रॉनिक स्ट्रेस, आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट के कारण डेवलप हुआ था। नवंबर 1999 में मोहम्मद के अगेंस्ट फॉर्मल क्रिमिनल इंफॉर्मेशन फाइल हुई एंड फाइनली 13 फरवरी 2009 को मोहम्मद के नाम पे 16 इयर्स और 4 मंथ्स की डिटर्मिनेंट प्रिजन टर्म के साथ साथ 7 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंस इशू की गई। कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंस का मतलब है कि एक लाइफ टर्म दूसरी लाइफ टर्म के साथ पैरेलल नहीं है, बल्कि एक के बाद एक काउंट होगी। तो उस हिसाब से होपफुली वो आदमी बाकी की लाइफ जेल में ही बिताएगा, जो उस आदमी के लिए परफेक्ट भी है। दूसरी तरफ रेस्क्यू के बाद लॉरा और उसके बच्चों को शेल्टर, मेडिकल सपोर्ट और लॉन्ग टर्म काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया। तब तक लॉरा का फर्स्ट हस्बैंड प्रिजन से रिलीज हो चुका था, लेकिन रिलीज के अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। लॉरा बाद में अपने बच्चों के साथ क्लीवलैंड वापस चली गई। पूरे फैमिली ने कई सालों तक थेरेपी ली। लॉरा ने अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू करी ताकि दूसरे विक्टिम्स कोर्सिव कंट्रोल, डोमेस्टिक अब्यूज और चाइल्ड अब्यूज के वार्निंग साइंस को पहचान सके। फिलहाल लॉरा एक डोमेस्टिक वायलेंस काउंसलर, पब्लिक स्पीकर और अब्यूसिव सर्वाइवर्स के एडवोकेट बन चुकी है और यही उसके लाइफ का मिशन भी है। द एंड। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मेंशन ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।